क्या रशिया अपनी नई सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में Su-57 का इंजन का इस्तेमाल करने वाला है? क्या तालिबान की तरफ से अभी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को एक धमकी दी गई है? टर्की को T-129 हेलीकॉप्टर्स को फिलीपींस को सप्लाई करने के लिए यूएस की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद क्या इसको आगे चल के अभी पाकिस्तान को भी सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस मिलने वाला है? यूएस एयरफोर्स अभी अपनी सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट यानी कि F-35 को आने वाले 10 सालों के अंदर किस वजह से रिटायर करने का फैसला कर रही है? और अंत में बोइंग की F-15EX या ईगल 2 में बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल होने के बावजूद भी ये किस वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए सुइटेबल नहीं होने वाला है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक नई रशियन एयरक्राफ्ट के बारे में है। कल मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया था कि रशिया की तरफ से अभी ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि रशिया अभी एक सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बनाने वाला है। अब हालांकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल बताया नहीं गया था, लेकिन इसमें रशिया एक थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का इस्तेमाल करने वाला है और ये एक 18 टन क्लास का सुपर मैनेवेबल एयरक्राफ्ट होने वाला था। अब अगर इसकी इंजन के बारे में बात की जाए तो इसमें कौन से इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा ये क्लैरिफाई नहीं किया गया था, लेकिन इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 से ज़्यादा होने की बात की गई थी। लेकिन आज इसको लेके कुछ डिफेंस फोरम में ये चर्चा किया जा रहा था कि इसमें रशिया अपनी इसदली 30 इंजन का इस्तेमाल करने वाला है, जिसको अभी रशिया की Su-57 के लिए डेवलप किया गया था। अब ये कितना सच होगा ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से इसदली 30 इंजन एक 18 टन क्लास के एयरक्राफ्ट के लिए काफी ओवर पावर होने वाला है, क्योंकि ये इंजन लगभग 175 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि एक 18 टन क्लास के एयरक्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा होने वाला है। अगर हम तेजस MK2 की बात करेंगे या ग्रिपन की बात करेंगे तो ये भी लगभग सेम क्लास के फाइटर हैं और इसमें 1 टन या आधा टन का डिफरेंस है, लेकिन इसमें जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 98 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो वो भी लगभग 1 से ज्यादा है। उस हिसाब से रशिया की इस नए एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी मैक्सिमम थ्रस्ट आउटपुट 100 से लेके 110 किलोन्यूटन के बीच हो सकती है। इसके अलावा अगर इसको तेजस MK2 या ग्रिपन के साथ कंपेयर किया जाता है ये काफी अनफेयर भी होने वाला है, क्योंकि तेजस या ग्रिपन 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने वाला है। हालांकि इन दोनों में रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल्स और कंपोजिट मटेरियल्स का काफी हेवीली इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से इनकी रडार क्रॉस सेक्शन काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। जबकि रशिया की तरफ से अभी जिस नए एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान किया जा रहा है वो एक कंप्लीट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है। अब जहां तक लगता है कि रशिया यहां पर एक लो कॉस्ट की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहता है, जो कि आगे चल के MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि MiG-35 की बात करें तो ये इतना सक्सेसफुल होने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर अभी रशिया 18 टन क्लास की एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाता है तो इस सेगमेंट में उसे कम्पीट करने के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, और जो भी एयरक्राफ्ट अभी सेगमेंट में मौजूद हैं वो इससे एक जनरेशन पीछे होने वाला है। तो इसे रशिया को इस एयरक्राफ्ट को काफी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल 18 टन क्लास में कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मार्केट में मौजूद नहीं है और रशिया अभी इसी का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा है। अगला अपडेट अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की तरफ से अभी इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लिए एक धमकी भरा मैसेज दिया गया है। अब हालांकि इसमें किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन ज्यादातर उम्मीद यही किया जा रहा है कि इसको पाकिस्तान के लिए दिया गया है। अब सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट अभी अफगानिस्तान से अपनी ट्रूप्स को रिड्यूस करने लगा है और सितंबर तक अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट अपनी सभी ट्रूप्स को हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट अभी अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को हटाने के बाद भी साउथ एशिया में कहीं पर अपनी एक और बेस को बनाने के बारे में सोच रहा है और वहां से वो अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखने वाला है। मेनली वो अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में ही किसी देश में जाके अपनी एयरबेस को बनाने वाला है और आगे चल के भी अफगानिस्तान में यूएस की तरफ से एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने का प्लान किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक यूएस अभी उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में कहीं पर अपनी बेस को बनाने के बारे में सोच रहा है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अपने ट्रूप्स के साथ साथ अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट और ड्रोन्स को डिप्लॉय करने वाला है। लेकिन अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था और अभी वो बलूचिस्तान रीजन में एक एयरबेस को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इस बात के लिए अभी लगभग 26,000 एकड़ की लैंड को एलोकेट किया गया है, जहां पर एक मैसिव एयरबेस को बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसी बात को लेकर अभी शायद तालिबान को ऐसा लगा है कि पाकिस्तान अभी
बलूचिस्तान के रीजन में यूनाइटेड स्टेट को एयरबेस बनाने की इजाजत देने वाला है। लेकिन अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस के स्पोक पर्सन के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया गया और अभी तक यूनाइटेड स्टेट को पाकिस्तान में बेस बनाने के लिए कोई भी जगह एलोकेट नहीं किया गया है। तो मेरे हिसाब से धमकी तालिबान की तरफ से दिया गया है, ये पाकिस्तान को नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान या तजिकिस्तान को दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में यूएस की बेस बनाने के चांसेस काफी कम है। अगला अपडेट T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को लेके। आप सभी को पता होगा कि 2018 में ही पाकिस्तान और टर्की के बीच 30 T-129 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया गया था। लेकिन इसी बीच यूएस की तरफ से T-129 हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होने वाली T-800 4A क्लास के टर्बोसैप्ट इंजन को पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स के लिए सप्लाई करने के लिए इनकार किया गया था। इसी वजह से आज तक टर्की और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया वो जो डील था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा और यूएस के बिना परमिशन के टर्की T-129 हेलीकॉप्टर्स को ऐसे ही पाकिस्तान को सप्लाई नहीं कर सकता है और इसके लिए या तो उसको एक सेकेंडरी इंजन को ढूंढना पड़ेगा जो कि T-129 में इंटीग्रेट किया जा सके, या फिर एक ऐसे इंजन को बनाना पड़ेगा जो कि इस हेलीकॉप्टर के साथ कंपैटिबल होगा और इसको पाकिस्तान को सप्लाई किया जा सकेगा। और ये दोनों ही केस अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से पिछले 2 सालों से डील पेंडिंग पड़ा हुआ था। लेकिन अभी यूएस की तरफ से T-129 हेलीकॉप्टर्स को फिलीपींस को सप्लाई करने के लिए टर्की को क्लियरेंस दिया गया है और फिलीपींस की तरफ से अभी ऐसे 6 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने का फैसला किया गया है। अभी इसके बाद टर्की की तरफ से ये उम्मीद किया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तान को भी इन हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करने के लिए टर्की को इजाज़त दिया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी यूनाइटेड स्टेट के साथ अपने रिलेशन को दोबारा ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को टर्की इन हेलीकॉप्टर को सप्लाई करना शुरू कर सकता है। लेकिन फिर भी भारत के साथ यूएस के बढ़ती हुई रिलेशन की वजह से काफी कम चांसेस है कि यूनाइटेड स्टेट इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस देने वाला है, क्योंकि वो आगे चल के इनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिप्लोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट के ऊपर भारत भी इनको पाकिस्तान को सप्लाई ना करने के लिए प्रेशर डाल सकता है। और अभी तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इनको पाकिस्तान के लिए क्लियर नहीं किया गया और अभी टर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टर्स को भी पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए और भी कई दिक्कत सामने आ रहे हैं, जिसमें इंजन को छोड़ के और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से क्लियरेंस नहीं दिया गया है। अगला अपडेट F-35 को लेके। आप सभी जानते हैं कि अभी F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर कहा जाता है और इसे अब यूनाइटेड स्टेट के अलावा कई नाटो कंट्रीज की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में ये सुनने को मिला था कि यूनाइटेड स्टेट अभी एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना रही है जो कि आगे चल के यूनाइटेड स्टेट की करंट F-22 फ्लीट को रिप्लेस करने वाला है और आने वाले 10 सालों के अंदर ही F-22 को रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये सुनने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट अभी F-35 को भी रिटायर करने वाला है। अब इस बात को लेकर F-35 को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है कि आखिर किस वजह से इतनी जल्दी यूनाइटेड स्टेट अपने F-35 को रिटायर कर रहा है, जिनको कम से कम अभी आने वाले 30 से 40 सालों तक इस्तेमाल करना चाहिए। अब शुरू से ही आपने सुना होगा F-35 के काफी सारे इशू हैं। अब मेनली एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ एक हाईली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट एयरक्राफ्ट है और इसको फ्लाइंग कंप्यूटर भी कहा जाता है। लेकिन जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं, इसमें भी काफी सारे बग्स थे, जिस वजह से शुरू से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। अब यूएस एयरफोर्स के मुताबिक वो शुरुआती दौर में शामिल किए गए कुछ F-35 को रिटायर करने का प्लान कर रहे हैं और उनकी जगह में अभी नए F-35 को इंडक्ट कर दिया जाएगा। इसके पीछे एक मेजर कारण ये बताया गया कि इनिशियली जो F-35 को यूएस एयरफोर्स में शामिल किया गया था, तब से अब तक F-35 के अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और काफी नए अपग्रेड्स इसमें किए गए हैं। लेकिन अभी अगर यूएस सेम पुराने F-35 को वर्तमान के स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए जाएगा तो इनका अपग्रेडेशन कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगा और साथ ही सभी एयरक्राफ्ट को वर्तमान के स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं होने वाला है। और आपको पता होगा कि अभी F-35 की जो यूनिट कॉस्ट है वो पहले के मुकाबले काफी रिड्यूस हो चुकी है और इसी वजह से वो अभी सीधे तौर पर अपने पुराने F-35 को नए F-35 के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। और अभी उन्हें F-35 को रिप्लेस किया जा रहा है जिनको शुरू में ट्रेनिंग के लिए यूएस एयरफोर्स में शामिल किया गया था, यानी कि जिन F-35 को एक्टिव कॉम्बैट रोल में डिप्लॉय किया गया था उन F-35 को रिप्लेस नहीं किया जाएगा और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे F-35 को भी रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट F-15EX को लेके है, जिसको अभी ऑफिशियली ईगल 2 का नाम दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत के MMRCA टेंडर में बोइंग की तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के अलावा F-15EX को भी भारत को ऑफर किया गया है।
अब अभी तक F-15EX को किसी भी देश की तरफ से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। हालांकि लेजेंडरी F-15 सीरीज का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, लेकिन आज के टाइम में इतनी हैवी एयरक्राफ्ट का अपना ही कुछ डिसएडवांटेजेस मौजूद होते हैं और इसी वजह से अभी तक भारत की तरफ से इसमें इतना खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा था। लेकिन अभी जब यूएस एयरफोर्स की तरफ से इसको ऑफिशियली शामिल करने का फैसला किया गया है, तो ये अभी कुछ हद तक फॉरेन कस्टमर्स का विश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। अभी ऐसे 2 एयरक्राफ्ट को यूएस एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है, जिनमें से अभी 2 ईगल 2 एयरक्राफ्ट को यूएस एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया गया है और अभी इनको ऑपरेशन रोड में डिप्लॉय किया जा चुका है। अभी यूएस एयरफोर्स की तरफ से 2 ईगल 2 एयरक्राफ्ट को एक लार्ज स्केल की एक्सरसाइज में डिप्लॉय किया गया, जिनको अलास्का के पास मौजूद JVR बेस में तैनात किया गया है। इस दौरान इनकी नई APG-82 AESA रडार, EPAS यानी कि AGL-250 ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवलिटी सिस्टम और एक नए ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम को टेस्ट किया जा रहा था। इनमें से ये जो EPAS सिस्टम है, ये एक मॉडर्न जैमिंग सिस्टम है, जिसके एंटेनाज को F-15 की पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करके प्लेस किया गया है, जो कि बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को प्रोवाइड करने वाला है। और अभी ये बताया जा रहा है कि ये जो 2 F-15EX को यूएस एयरफोर्स में शामिल किया गया है, इनको मेनली टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे चल के ऐसे 144 ईगल 2 एयरक्राफ्ट को यूएस एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, जिनको 2024 से 2025 के बाद यूएस एयरफोर्स के F-15 की पुराने वेरिएंट्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन एक चीज यूएस एयरफोर्स की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि भले ही ईगल 2 अपने प्रीवियस वेरिएंट्स के मुकाबले काफी बेहतर होने वाला है, लेकिन इनको वर्तमान की एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट में और डेंस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। और यूएस एयरफोर्स भी अभी इनको मेनली एक एयर डिफेंस रोल के लिए इस्तेमाल करने वाली है, यानी कि ये बस अपने एरिया के अंदर ही एयर सुपेरियरिटी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और इनको दुश्मन के एरिया में घुस के स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिससे ये बात तो साफ होता है कि ये भारत के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होने वाले, क्योंकि एयर डिफेंस या पॉइंट डिफेंस की रोल के लिए हमारे पास पहले से ही काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और अभी हम एक लो RCS वाले एयरक्राफ्ट की तलाश कर रहे हैं, जो कि F-15EX बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। भले इसमें यूएस की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है और इसमें बेहतर जैमिंग रेजिस्टेंस और कैपेबिलिटी दिया जा रहा है, पर अभी इसको यूएस अपने हिसाब से डेवलप कर रहा है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी अलग है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।